एजुश्री चैनल में आप सबका स्वागत है। द डिबेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हमारे लोकतंत्र की नींव से जुड़ा है। क्या भारत की संविधान सभा सच में पूरे भारत की आवाज थी, या फिर ये महज कुछ वकीलों और एक खास राजनीतिक दल के हाथ में एक एलीट या संभ्रांत संस्था थी? मेरा मानना है कि संविधान सभा एक पूरी तरह से संप्रभु और समावेशी संस्था थी, जिसे बीएन राव जैसे विशेषज्ञों और डॉक्टर बीआर अंबेडकर के नेतृत्व ने एक मजबूत आधार दिया। बिल्कुल। और मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ। अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो इस संस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार था ही नहीं। ग्रैनविल ऑस्टिन के शब्दों में कहें तो यह अनिवार्य रूप से एक पार्टी वाले देश में एक पार्टी की संस्था थी, जिस पर वकीलों और राजनेताओं का ही भारी दबदबा था। देखिए, जब हम समावेश और प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो हमें उनके काम की गहराई देखनी होगी। बीएन राव ने अमेरिका, आयरलैंड और ब्रिटेन जैसे देशों का दौरा करके जो रिसर्च की, उससे संविधान को एक ठोस आकार मिला। उदाहरण के लिए, उन्होंने ही मौलिक अधिकारों को 2 हिस्सों में बांटने का सुझाव दिया था। एक वो जिनके लिए आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं, और दूसरे जो सरकार के लिए दिशा निर्देश होंगे, जिन्हें आज हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ये दिखाता है कि सभा हर वर्ग के अधिकारों को सुरक्षित करने का एक ईमानदार प्रयास कर रही थी। वो प्रयास अपनी जगह सही है, लेकिन एक सच्ची प्रतिनिधि संस्था तो वही होती है ना, जिसे सीधे जनता चुनती है। क्या हम इस तथ्य को नजरअंदाज कर सकते हैं कि संविधान सभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे? और सबसे बड़ी बात, इसका आधार तो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ही था। शुरुआती दौर में तो इसके सत्र भी ब्रिटिश सरकार की अनुमति से ही आयोजित हुए थे। ऐसे में इसे पूरी तरह से संप्रभु या सॉवरेन मानना तथ्यात्मक रूप से कैसे सही हो सकता है? आपकी बात सही है कि शुरुआत कैबिनेट मिशन के तहत हुई, लेकिन एक मिनट, जरा 1947 में आज़ादी मिलने के बाद की स्थिति देखिए। उसके बाद संविधान सभा ने एक पूर्णतः स्वतंत्र और संप्रभु निकाय के रूप में काम किया। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी ने बिना किसी बाहरी दबाव के पूरी तरह से लोकतांत्रिक बहसों के आधार पर हर एक अनुच्छेद को आकार दिया। किसी ब्रिटिश अधिकारी ने आकर उन्हें ये नहीं बताया कि संविधान में क्या लिखना है। आज़ादी के बाद काम किया ये मैं मानती हूँ, लेकिन संप्रभुता के साथ साथ प्रतिनिधित्व भी तो जरूरी है। जरा पीआरएस के आंकड़ों पर गौर कीजिए। संविधान सभा की पूरी चर्चा में लगभग 36 लाख शब्द बोले गए, लेकिन इसमें महिलाओं का योगदान कितना था? सिर्फ 2%। 15 महिला सदस्यों में से केवल 10 ने ही बहसों में हिस्सा लिया। जब देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व इस हद तक कम हो, तो उसे हम पूर्ण समावेशी कैसे कह सकते हैं? आंकड़े तो 2% ही हैं, ये सच है, लेकिन क्या हम सिर्फ शब्दों की गिनती से उनके प्रभाव को माप सकते हैं? जी, दुर्गाबाई का ही उदाहरण लीजिए, जिन्होंने न्यायपालिका जैसे जटिल विषय पर लगभग 23,000 शब्द बोले। या फिर हंसा मेहता को देखिए, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हमारे अधिकारों वाले हिस्से में सभी पुरुष समान हैं की जगह सभी इंसान समान लिखा जाए। अम्मू स्वामीनाथन और राजकुमारी अमृत कौर ने जन स्वास्थ्य नीतियों की मजबूत नींव रखी। 2% का आंकड़ा उनके इस ऐतिहासिक योगदान को कम नहीं कर सकता। मैं उनके गुणात्मक योगदान को नकार नहीं रही हूँ, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि इस पूरी प्रक्रिया पर वकीलों का भारी दबदबा था? इसी वजह से हमारे संविधान की भाषा इतनी जटिल, भारी भरकम और लंबी हो गई है। वास्तुकार की कहानी पर से पर्दा उठाएंगे, तो चलिए सीधे इस कहानी के दिल में उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है खुद संविधान के मुख्य शिल्पकार के एक हैरान कर देने वाले बयान से। एक ऐसा बयान जिसने इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। सोचिए, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। ये शब्द हैं भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बीआर अंबेडकर के। उन्होंने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में ये बात कही थी। वो यहां पर साफ साफ किसी और को क्रेडिट दे रहे हैं, सर बेनेगल नरसिंह राव यानी बीएन राव। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बीएन राव थे कौन? तो यहाँ पे इन दोनों के रोल में जो फर्क है वो समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उनका काम था राव के तैयार किए गए ड्राफ्ट की बारीकी से जांच करना, उस पर बहस करना और उसे फाइनल शक्ल देना। वहीं दूसरी तरफ सर बीएन राव संवैधानिक सलाहकार थे, जिनकी जिम्मेदारी थी बहस के लिए वो पहला कच्चा मसौदा तैयार करना। मतलब एक तरह से एक ने नींव रखी तो दूसरे ने उस पर एक शानदार इमारत खड़ी की। तो ये जो पद था संवैधानिक सलाहकार का, इसका मतलब क्या था? देखिए, ये कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं थी। 1946 में राव को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो दुनिया भर के लोकतंत्रों के संविधानों को पढ़ें, उन्हें समझें और उन सबकी जानकारी के आधार पर भारत के लिए एक ढांचा तैयार करें। मतलब ये कोई मामूली रिसर्च नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज थी।
तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस पहले ड्राफ्ट को बनाने के पीछे कितनी जबरदस्त तैयारी और मेहनत लगी थी। ये काम सिर्फ लाइब्रेरी में बैठकर नहीं हुआ था, ये तो एक ग्लोबल मिशन था। तो हुआ ये कि 1946 में सर BN राव एक वर्ल्ड टूर पर निकल पड़े। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और ब्रिटेन जैसे देशों का दौरा किया। मकसद साफ था, ये समझना कि दूसरे लोकतंत्र कैसे काम करते हैं और उनकी कामयाबियों और नाकामियों से क्या सीखा जा सकता है। और इस टूर पर उन्होंने सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ी, बल्कि उस दौर के सबसे बड़े बड़े कानूनी जानकारों से मुलाकातें की। इनमें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मशहूर जज फेलिक्स फ्रैंकफर्टर जैसे लोग भी शामिल थे। ये बात अपने आप में दिखाती है कि इस काम को कितनी गहराई और गंभीरता से किया जा रहा था। और इन मुलाकातों का क्या असर हुआ, इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। जस्टिस फ्रैंकफर्टर ने राव को सलाह दी कि अमेरिकी संविधान का जो ड्यू प्रोसेस क्लॉज है, उसे भारत के संविधान में शामिल न किया जाए। ये क्लॉज सरकार को किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित करने से पहले निष्पक्ष प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए कहता है। फ्रैंकफर्टर ने चिताया कि यह न्यायपालिका पर बहुत ज्यादा बोझ डाल सकता है, और उनकी सलाह को माना भी गया। अच्छा, तो ये तो हुई सर BN राव के काम की बात, लेकिन संविधान बनाना किसी एक इंसान का काम तो था नहीं। तो अब जरा उस बड़ी संस्था पर नजर डालते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार थी, संविधान सभा। क्योंकि आखिरकार ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे देश के प्रतिनिधियों का मिलाजुला प्रयास था। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि ये सफर कितना लंबा और कई पड़ावों से होकर गुजरा था। 1934 में MN रॉय ने पहली बार इसका आइडिया दिया, फिर 1946 में पहली मीटिंग हुई और आखिरकार 1950 में हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। इस सफर में लगभग 16 साल लगे, और हर एक कदम, जैसे कि 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी का बनना, हमारे गणतंत्र की नींव रखने में बहुत अहम था। और जैसा मैंने कहा, यह किसी एक दो लोगों का शो नहीं था। संविधान सभा में कई सारी कमेटियां थीं, और हर कमेटी की कमान उस वक्त के सबसे बड़े नेताओं के हाथ में थी। जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूरी सभा के अध्यक्ष थे, वहीं नेहरू, पटेल और अंबेडकर जैसी हस्तियां अलग अलग जरूरी कमेटियों को लीड कर रही थीं। यह सच में एक टीम एफर्ट था। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या यह पूरी प्रक्रिया एकदम परफेक्ट थी, बिना किसी कमी के? इतिहास को एक संतुलित नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। तो अब हम संविधान सभा को लेकर हुई कुछ आलोचनाओं पर भी नजर डालेंगे। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या वो सभा जो पूरे देश के लिए संविधान बना रही थी, सच में उस नए राष्ट्र की पूरी आबादी की नुमाइंदगी करती थी? इस पर कई गंभीर सवाल उठाए गए थे। तो जो लोग इसकी आलोचना करते हैं, उनके कुछ मेन पॉइंट्स क्या थे? पहला, कि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, जिससे इसके प्रतिनिधित्व पर सवाल उठता है। दूसरा, कि इसे ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों पर बनाया गया था, तो कुछ ने कहा कि यह पूरी तरह से आजाद या संप्रभु नहीं थी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इसमें जरूरत से ज्यादा वक्त लगा और इस पर कांग्रेस पार्टी और वकीलों का दबदबा था, जिससे समाज के दूसरे तबकों को भरपूर मौका नहीं मिला। इन सब बहसों और आलोचनाओं के बावजूद आखिरकार वो ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार हुआ। चलिए अब देखते हैं कि राव के शुरुआती काम से लेकर देश के सबसे बड़े कानून तक का आखिरी सफर कैसा था और ये किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरा। ये पूरा प्रोसेस मोटे तौर पर 4 बड़े स्टेप्स में हुआ। सबसे पहले सर BN राव ने शुरुआती ड्राफ्ट बनाया, फिर डॉक्टर अंबेडकर की कमेटी ने उसकी बहुत बारीकी से जांच की। इसके बाद एक बहुत ही असाधारण चीज हुई, उस ड्राफ्ट को आम जनता के सुझावों के लिए छापा गया और लोगों को 8 महीने का वक्त दिया गया अपनी राय देने के लिए। और आखिर में सभा में उस पर आखिरी बहस हुई और उसे पास कर दिया गया। और इतनी लंबी, इतनी गहरी प्रक्रिया का नतीजा क्या निकला? एक दस्तावेज जिसमें शुरुआत में 395 अनुच्छेद थे। यह नंबर अपने आप में बताता है कि यह दस्तावेज कितना विशाल और विस्तृत था, जिसे इतने सारे लोगों की मेहनत से तैयार किया गया था। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। सर BN राव जैसे गुमनाम नायकों से लेकर डॉक्टर अंबेडकर जैसे दिग्गजों तक, इन सभी के मिले जुले प्रयासों से जो संविधान बना, वो आज भी 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी की बुनियाद कैसे बना हुआ है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इसकी स्थायी विरासत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ग्रैनविल ऑस्टिन के शब्दों में कहें तो यह अनिवार्य रूप से एक पार्टी वाले देश में एक पार्टी की संस्था थी, जिस पर वकीलों और राजनेताओं का ही भारी दबदबा था। देखिए, जब हम समावेश और प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो हमें उनके काम की गहराई देखनी होगी। BN राव ने अमेरिका, आयरलैंड और ब्रिटेन जैसे देशों का दौरा करके जो रिसर्च की, उससे संविधान को एक ठोस आकार मिला। उदाहरण के लिए, उन्होंने ही मौलिक अधिकारों को 2 हिस्सों में बांटने का सुझाव दिया था। एक वो जिनके लिए आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं, और दूसरे जो सरकार के लिए दिशा निर्देश होंगे, जिन्हें आज हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं।